नमस्कार, हम मौजूद हैं हर हाल में आपकी आवाज बनकर, बेखौफ आजाद आवाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार रात 8 बजे 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज का ऐलान किया था। बुधवार को आज वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पैकेज को लेकर विस्तार से जानकारी दी। अभी और भी जानकारी आनी बाकी है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि एमएसएमई सेक्टर को 3 लाख करोड़ का लोन कर्जा बिना गारंटी के मिलेगा। इससे 45 लाख एमएसएमई यूनिट को फायदा मिलेगा। संकट में फंसे हुए 2 लाख एमएसएमई को कर्ज के लिए 20,000 करोड़ दिए जाएंगे। ये भी लोन है, कर्ज है, पहला भी लोन है। एमएसएमई के लिए ई मार्केट लिंकेजेस पर जोर दिया जाएगा। फंड ऑफ फंड्स के जरिए, ये पहली दफे अनाउंस किया, फंड ऑफ फंड्स के जरिए 50,000 करोड़ का इक्विटी इन्फ्यूजन किया जाएगा। पहले वाले कर्जे हैं, ये इन्फ्यूजन है, ये सरकार की तरफ से आएगा। टैक्स पेयर का पैसा है जो 50,000 करोड़। 10 करोड़ निवेश या 50 करोड़ टर्नओवर पर छोटे उद्योग का दर्जा मिलेगा। ज्यादा टर्नओवर के बावजूद छोटे उद्योग का दर्जा खत्म नहीं होगा। सर्विस सेक्टर में भी 10 लाख की जगह 1 करोड़ के निवेश पर भी माइक्रो यूनिट रहेंगे। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस यूनिट के बीच अब फर्क नहीं रहेगा। संकट में फंसे छोटे उद्योग के लिए 20,000 करोड़ का प्रावधान है। 200 करोड़ तक के सरकारी टेंडर में विदेशी कंपनियां हिस्सा नहीं ले पाएंगी। 15,000 से कम वेतन वालों का ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है सरकार देगी, और कंपनियां जो हैं अब 12% के बजाय 10% एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जमा करेंगी। और भी बहुत सारे मेजर्स हैं। इसमें रेलवे, सड़क, हाईवे पर काम करी कंपनियों को राहत देने की बात की गई है। इनकम टैक्स भरने की तारीख 30 नवंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। मेरे साथ हैं प्रोफेसर प्रवीण झा, आप अर्थशास्त्री हैं, जेएनयू से आपका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए, हमेशा की तरह। मेरा सवाल ये है कि ये जो आज जानकारी दी है फाइनेंस मिनिस्टर ने, जो कल रात को पैकेज अनाउंस हुआ था, जितनी भी जानकारी दी गई है, इस जानकारी का एक ऑडिट हमारे सामने रखिए। व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? इसके मानी क्या है? देखिए, इसमें जो है पहली बात वो ये है कि कोई पैकेज जो है सरकार की तरफ से सब्सटैंशियल कुछ नहीं आया है। ये कहा गया कि हम एक इनेबलिंग एटमॉस्फेयर जो है एमएसएमईज को ध्यान में रखते हुए हम क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, और बैंक जो हैं वो लोन दें उन्हें, चाहे एनबीएफसी के माध्यम से चाहे सीधे, और अगर उसमें कहीं कोई समस्या आएगी तो उसकी गारंटी हम लेते हैं। तो ये बैंकिंग चैनल्स के माध्यम से ही जो है एक प्रोविजन खड़ा किया गया है। इसमें इसको एक अगर हम कड़ी और सख्त परिभाषा के तहत हम इसको देखें तो इसको सरकारी पैकेज कहना, जो स्टिमुलस पैकेज होता है, वो बिल्कुल सही नहीं होगा। और ये कल के भाषण के बाद भी कई लोगों ने कहा ये 20 लाख अगर हम इसमें से जो रिजर्व बैंक के थ्रू होता है, सेंट्रल बैंक के थ्रू होता है, अगर उन सबको ले लें, जो पिछला पैकेज 1.7 लाख करोड़ का जो दिया गया था, अगर उसको हटा लें तो मिला जुला के वो वैसे भी आधा हो जाता है। तो उस आधे में भी ऐसा नहीं है कि आज जो है हम कहें कि सरकार ने कुछ बहुत खास एक पैकेज और स्टिमुलस के तौर पे किया है। अगर हम स्ट्रिक्टली उस परिभाषा को देखें तो मिला जुला के जो एक फिस्कल जो स्टिमुलेशन होना चाहिए वो नहीं है, एक मॉनिटरी स्टिमुलेशन है ये सेंट्रल बैंक के माध्यम से बाय एंड लार्ज। तो ये पहली बात और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है एमएसएमई के संदर्भ में, और बाकी और भी जो बहुत सारी चीजें कही गई वो ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो सरकार अगर मान लीजिए उस पर कहती है ठीक है आप लोन दीजिए, उसका 4% जो है वो हम आपको दे देंगे, तो वो पैकेज का हिस्सा होता, लेकिन वो भी नहीं किया उन्होंने। तो बस ये कहा गया कि एक इनेबलिंग जो है प्रोविजन हम बना रहे हैं। तो लेने का वही जो मैं, तो ये पहली महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगता है उसका अगर हम ये करें, और बाकी ठीक है। आज तो जैसा आपने कहा कि मैं आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे, मैं आप पर दोबारा वापस आता हूं।
हकीकत यही है कि जो हमने पहले कहा कि एक एनेबलिंग एटमॉस्फेयर जो है, एक माहौल ऐसा बना रहे हैं जिसमें खुद वो अपने पांव पर खड़े हो सके और कर्जे ले सके। कर्जों की गारंटी सरकार लेगी। ये कर्जे लेने का एक जो व्यवस्था थी उसका माहौल बना रहे हैं। लिक्विडिटी इन्फ्यूजन, अपनी तरफ से पैसा देकर, ये वो माहौल अभी सिर्फ 50,000 करोड़ का आया है एमएसएमईज को। प्रोफेसर प्रवीण साहब, मुझे उम्मीद है आप मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे। मैं आगे बढ़ता हूं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान जीडीपी के 10% के बराबर है। लेकिन 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज पूरी तरह से नया पैकेज नहीं है। कई टुकड़ों में 7 से 8 लाख करोड़ रुपए पहले ही दिए जा चुके हैं, जैसे प्रोफेसर झा बता रहे थे। केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण योजना के तहत 1.7 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया था। 27 मार्च को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सीआरआर और रेपो रेट में कटौती समेत कई फैसले लिए। पहले टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन यानी टीएलटीआरओ के तहत सिस्टम में करीब 3.74 लाख करोड़ रुपए की नकदी सिस्टम में आने की बात कही गई। 17 अप्रैल को आरबीआई के गवर्नर ने टीएलटीआरओ 2 के तहत एनबीएफसी और एमएफआई के लिए 50,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया। नाबार्ड, सिडबी, एनएचबी, इनको भी 50,000 करोड़ रुपए दिए गए। आपको ये भी बता दें कि सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए जो कर्ज का लक्ष्य है, करंट फाइनेंशियल ईयर, जो लोन का लक्ष्य है, वो 7.8 लाख करोड़ से बढ़ाकर 12 लाख करोड़ कर दिया गया है। वही पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने सरकार को सुझाव दिया था कि पैसों का इंतजाम करने के लिए 4 लाख करोड़ के कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत खर्चे को फिलहाल स्थगित किया जा सकता है। इस पैसे का इस्तेमाल प्रोत्साहन पैकेज के लिए हो सकता है। इस कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या है उसकी डिटेल्स भी लोगों के सामने आएंगी। प्रोफेसर झा, मैं जानना चाहता हूं कि जो आम बजट पेश हुआ था फरवरी में, उसके कुल खर्च था 30,42,000 करोड़ रुपए। मेरा आपसे सवाल है कि 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान क्या बजट की घोषणा से अलग है, और अगर है तो सरकार अपने पैसों का इंतजाम कहां से कर सकती है? देखिए, एक तो ये है कि इसमें इतनी सारी चीजों को मिला रही है। बेसिकली हुआ ये है कि पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी को कोलैप्स कर दिया गया। तो ये एक नई परिभाषा ही उन्होंने रही थी। तो ये जो बैंकिंग चैनल के माध्यम जो सारा कुछ हो रहा है, ये उस 30 लाख करोड़ का हिस्सा है ही नहीं। ये जो 20 लाख की जो बात कही जा रही है वो मिला लेते हैं। ये तो एलिमेंट्री जो एरर कहेंगे, नेशनल एरर कहेंगे। शासन तंत्र है, कुछ भी कर लेता है और अपनी भाषा कर लेता है। तो ये मानना है कि वो गलत जी। फिस्कल स्टिमुलस के तौर पे अब तो 20 लाख करोड़ जो है वो 3 लाख करोड़ है कि 4 लाख करोड़ है, वो हम नहीं जानते हैं। अभी भी उस पर स्पष्टता नहीं है कि वो एग्जैक्टली उसका क्वांटम क्या होगा। 20 लाख करोड़ कहीं से नहीं होगा, 3 से 5 लाख करोड़ के आसपास का हो जाए। वो भी बहुत मुश्किल इसलिए होगा कि इनकी जो रिसोर्स सिचुएशन है इस वित्तीय वर्ष में बहुत ही खराब रहेगी। जब मार्केट बोरोविंग जैसे 4.2 लाख करोड़ की बात हुई है एडिशनल, लेकिन वो एस्टिमेटेड रिसोर्स जनरेशन था, उसमें मेरा असेसमेंट है कि 25 से 50% की कटौती होगी। अगर वो होता है तो ये 4.2 लाख। जी प्रवीण, मैं आप पर दोबारा वापस आता हूं। जी, मैं आप पर वापस आऊंगा। हम आगे बढ़ते हैं। कोरोना संकट और लॉकडाउन के कारण देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा। ये यूं कहें कि कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन लगाया गया 4 घंटे के नोटिस पर, सब कुछ आर्थिक गतिविधि बंद कर दी गई, उससे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा झटका लगा है। ये तीसरा झटका है जीएसटी और नोटबंदी के बाद। अमेरिकी रेटिंग कंपनी फिच के मुताबिक भारत का जो फिस्कल डेफिसिट है 2020-2021 में जीडीपी के 6.2% तक जा सकता है। वहीं मोदी सरकार ने इस घाटे के 3.5% रहने का अनुमान जताया था, लेकिन अब यह तय है कि सरकार अपने 3.5 जो फीसदी का लक्ष्य है उसे चूकेगी। फिच रेटिंग एजेंसी के डायरेक्टर टॉमस
रूप माकर के मुताबिक आर्थिक विकास दर में कमी के कारण भारत का डेट टू जीडीपी रेशियो मौजूदा 70% से 76% बढ़ सकता है। आपको बता दें कि आईएमएफ ने देश में जीडीपी विकास की दर 1.9% रहने का अनुमान लगाया है। इसी तरह वर्ल्ड बैंक ने भी साल 2020-2021 में भारत की अर्थव्यवस्था के 1.5 से 2.8% रहने का अनुमान लगाया है। मूडीज के मुताबिक 2020 में भारत की जीडीपी विकास दर गिरकर 2.5% रह सकती है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव के मुताबिक चालू जो फाइनेंशियल ईयर है जो चल रहा है, इसमें केंद्र और राज्यों का संयुक्त जो जॉइंट है इकट्ठा फिस्कल डेफिसिट और ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट होता है 14% के स्तर पर पहुंच सकता है। मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है प्रोफेसर झा, नोटबंदी जीएसटी की जटिलता से पहले ही काफी नुकसान पहुंचा है अर्थव्यवस्था को। ऐसे में कोरोना संकट में कमाई और खर्चे का संतुलन कैसे बनेगा और ये जो राजकोषीय घाटा है जो इसको कम करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए और क्या करना चाहिए? देखिए, राजकोषीय घाटा जो है वो कहीं से कम होने की संभावना नहीं है। सीएजी का एक रिपोर्ट जो पिछले वर्ष को लेकर भी जो था उसमें यह बताया गया कि असल में हमारा राजकोषीय घाटा जो सरकार बता रही है उससे वैसे ही ज्यादा है, तकरीबन 2% उससे ज्यादा है। और अगर अभी जो मार्केट बोरोविंग की बात हुई है इसमें वो फिर से तकरीबन 2% और बढ़ने की संभावना है। तो मेरा तो ये मानना है कि वो 6 की बजाय वो 7, 7.5 जो है वो अगर हम मान के चलें उससे कम होने की कोई संभावना तो मुझे तो नहीं दिखाई देती है राजकोषीय घाटे की। दूसरी बात यह है कि वर्तमान जो हमारी स्थिति है इसमें क्या हमारे पास कोई और रास्ता है कि हम मार्केट बोरोविंग के अलावा और क्या चीजें कर सकते हैं? विदेश से कोई खास मदद मिलने की संभावना नहीं है। ऐसी स्थिति में जब हमारे खुद के रिसोर्सेज जो हैं वो सिमट रहे हैं और कोई चारा फिर नहीं होता है कि हम अपने खर्चे को और बढ़ाएं और ये आशा करें कि उससे अर्थव्यवस्था पटरी पे आएगी, और अगर पटरी पे आती है तो फिर जो है राजकोषीय घाटा थोड़ा कम हो जाएगा। यही एक संभावना जो है हम सोच के चल सकते हैं, और कोई चारा नहीं, तो खर्चे करने ही होंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रोफेसर प्रवीण झा, बहुत धन्यवाद अपना समय हमें देने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान करते हुए मंगलवार रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये पैकेज देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। प्रधानमंत्री मोदी ने वोकल फॉर लोकल का एक और नारा दिया। उन्होंने कहा कि लोकल को हमें जीवन का मंत्र बनाना होगा। कोरोना संकट में मोदी सरकार का फोकस घरेलू बाजार पर शिफ्ट होता नजर आ रहा है। वोकल फॉर लोकल की बात करना पॉलिसी शिफ्ट है। 6 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य था कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए पूरी दुनिया के लिए, लेकिन मेक इन इंडिया की हकीकत हमारे सामने है। आरबीआई के गवर्नर रहे रघुराम राजन समेत कई बड़े इकोनॉमिस्ट ने मेक इन इंडिया पर सवाल उठाते हुए कहा था कि भारत को पहले अपने लिए ही उत्पादन करना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का नारा नया नहीं है। 70 साल पहले देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने इसकी शुरुआत की थी। 1950 में आईआईटीज, 1961 में आईआईएम, 1956 में एम्स, 1958 में डीआरडीओ, 1955 में भिलाई स्टील प्लांट, 1963 में भाखड़ा नांगल, अनगिनत ऐसे और भी कई उपक्रम हैं जिन्होंने हमें आत्मनिर्भर बना दिया था। बहरहाल मेरे साथ हैं अंजलि भारद्वाज। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुत से मुद्दों पर अपनी राय रखती हैं और बहुत मुखर आवाज है। बहुत शुक्रिया अंजलि अपना समय हमें देने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, ये जो मोदी साहब फोकस घरेलू बाजार पर शिफ्ट होने की बात कर रहे हैं, तो नेहरू की आत्मनिर्भरता वाली सोच और नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भरता के नारे में आप क्या फर्क देखती हैं? देखिए, आत्मनिर्भरता की जब हम बात करते हैं वो बहुत नोबल थॉट है, अभी जरूरी भी है, क्योंकि ग्लोबल जो मार्केट्स हैं उसका भी हम देख रहे हैं क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके अंदर, और बढ़ने को ही हैं अभी तो कुछ समय के लिए प्रॉब्लम्स। ग्लोबल इकोनॉमी पे एक बड़ी चोट है। लेकिन अगर जो इकोनॉमी की और जो घरेलू इकोनॉमी है उसकी जो रीढ़ की हड्डी है, एक तरह से बैकबोन है, वो अगर हम देखें तो वो हमारे जो लेबर क्लास है हमारे देश की, जो वर्कर्स हैं,
जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, ये सारे लोग हैं, ये जो हमारे देश की जो रीढ़ की हड्डी है। तो अगर हमारे देश को आत्मनिर्भर होना है और इस माहौल में होना है, तो बहुत जरूरी है कि इनकी जो समस्याएं हैं इनके ऊपर रोशनी डाली जाए और इनके ऊपर काम किया जाए, जिससे कि अगर मजदूर हमारे देश का आत्मनिर्भर हो पाएगा, अगर उसकी समस्याओं का समाधान हो पाएगा, तो फिर इकोनॉमी को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आत्मनिर्भर हो सके। अभी तो दो तरीके की गंभीर समस्याएं हैं, मैं समझती हूं। एक तो ऑफ कोर्स ये है ही कि ग्लोबल इकोनॉमी पे एक बड़ी चोट हमने देखी है, लेकिन जो बहुत बड़ी समस्या आज हमारे देश में आने वाली है और आई भी है, वो है डिमांड साइड की। और जो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लॉकडाउन के बाद जो इकोनॉमिक लॉकडाउन हुआ है, उससे जिस तरह से क्षति हुई है सारे ही सेक्टर्स में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, एग्रीकल्चर शायद एक ऐसा सेक्टर है जो अभी भी टिका हुआ है, उसके ऊपर कुछ बिल्ड किया जा सकता है, लेकिन बाकी सब सेक्टर्स में बहुत जोर से एक तरह से गाज पड़ी है। तो इकोनॉमी को अगर हमें किक स्टार्ट करना है, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना है, तो डिमांड साइड को भी देखना होगा और उसके लिए लोगों के हाथ में पैसा होना बहुत जरूरी है। जी, मैं आपके पास दोबारा आता हूं। हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्र के नाम अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने गौरवपूर्ण इतिहास को याद करते हुए कहा था कि भारत कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था। कब हुआ करता था, कौन सा फेज था हमारे इतिहास का, उसका उन्होंने जिक्र नहीं किया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि 21वीं सदी भारत की होगी। 20 साल बीत चुके हैं, बाकी के 80 साल जो हैं उसकी तरफ उनका इशारा रहा होगा। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन हमारे सामने लॉकडाउन में भूखे पेट अपने गांव को पलायन को मजबूर हुए मजदूरों की तकलीफदेह तस्वीरें भी हैं, जिनका जिक्र भी अंजलि कर रही थी। जो न्यूट्रिशन की जहां तक बात है, साल 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत उन 88 देशों में शामिल है जो साल 2025 तक न्यूट्रिशन के टारगेट को पूरा नहीं कर पाएंगे। न्यूट्रिशन, पोषण और न्यूट्रिशन से जुड़े जो इंडिकेटर्स होते हैं, 5 साल तक के कमजोर बच्चे, महिलाओं में एनीमिया और जो कुपोषण होता है वो, और जो बचपन में ही जो बच्चे मर जाते हैं उनकी संख्या शामिल है। यूनिसेफ ने भारत में अगले 6 महीनों में 5 साल से कम उम्र के 3 लाख बच्चों की मौत होने की आशंका जताई है। ठीक है, बच्चों की मौत का ये जो संख्या है, तादाद है, कोरोना से होने वाली मौत से अलग है। साल 2019 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी पूरी दुनिया में भूखमरी का जो एक इंडेक्स है, उसमें भारत 117 में से 102वें नंबर पर था। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी की साल 2019 की ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग में कुल 199 देशों में भारत 129वें नंबर पर था। अंजलि, मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, हेल्थ सर्विसेज है, भारत अपने जीडीपी का सिर्फ 2.5% ही खर्च करता है, और जब हमारी नींव ही, क्या आप इसे मजबूत नींव मानती हैं 2.5% खर्च करना स्वास्थ्य सेवाओं पर? क्या ये मजबूत नींव है जो एक मजबूत इमारत खड़ी कर सकती है? आपने बिल्कुल सही कहा कि देश में बहुत गंभीर समस्याएं, ये जो कोविड-19 का अभी दौर चल रहा है उससे पहले भी थी, और जो आपने आंकड़े बताए ग्लोबल हंगर इंडेक्स के, मैल न्यूट्रिशन अगर चिल्ड्रन की देखी जाए, बच्चों का में कुपोषण देखा जाए, तो भारत देश के अंदर सब सहारन अफ्रीका से भी ज्यादा कुपोषित बच्चे हैं और कुपोषण की संख्या है बच्चों की। तो ये बहुत ही गंभीर समस्या शुरू से रही है, और बिल्कुल सही बात है कि अगर इस तरीके की नींव होती है, इस तरीके की समस्याएं हैं, हमारा भविष्य है बच्चे, और उनके पोषण के लिए कोई समाधान नहीं ढूंढ पा रहा है देश, वो आगे जाके फिर भविष्य में देश का क्या होगा, देश की इकोनॉमी का क्या होगा, एक बड़ा सवाल वैसे ही खड़ा होता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसके समाधान हो सकते हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार जो फिगर्स आ रहे हैं, गोदाम भरे हुए हैं, 80 लाख टन के करीब ग्रेन्स जो हैं हमारे देश के गोदामों में हैं, जो सड़ सकते हैं अगर वो सही से बटे ना। आज लोग भूखे हैं, क्राइसिस भी है देश में, जरूरी है कि यूनिवर्सलाइज करके सब तक राशन पहुंचाया जाए, कोई बच्चा, कोई महिला कुपोषित ना रहे। कम से कम ये अगर
सुनिश्चित कर दिया जाए। और जो पब्लिक हेल्थ के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट का मामला है उस पे लगातार बात चल रही है कि अगर पब्लिक हेल्थ पे जीडीपी का इतना छोटा हिस्सा हम खर्च करेंगे तो हमारे देश में जो जब बीमारी आती है और हमारे देश में बीमारी कोई केवल कोविड की नहीं है, ट्यूबरक्यूलोसिस के कितने केसेस हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। हकीकत यह है कि इस वक्त भी कोरोना से जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो हमारा चरमराता हुआ सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा ही है जो हर फ्रंट पर लड़ाई आगे लड़ रहा है। और दूसरे हमारे अनाज के गोदाम भरे पड़े हैं, जैसे अंजलि बता रही हैं, वो 80 लाख टन के करीब बता रही हैं। और ये ग्रॉस मिसमैनेजमेंट है हमारी निगाहों में। कोरोना के कारण और वैसे भी जो और फैसले लिए गए जैसे नोटबंदी, जीएसटी की वजह से और अब लॉकडाउन, इसने अर्थव्यवस्था की हमारी हालत खराब कर दी है। आजिम प्रेमजी यूनिवर्सिटी और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के एक सर्वे के मुताबिक 2/3 से ज्यादा लोगों के पास रोजी रोटी का जरिया खत्म हो गया है। इस सर्वे में आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के करीब 4000 मजदूरों से सवाल पूछे गए। सर्वे के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से न सिर्फ बड़ी कंपनियों में कामकाज ठप हुआ बल्कि उनके सहारे चल रहे जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग थे उनके धंधे भी बंद होते जा रहे हैं। सर्वे के मुताबिक गैर खेती वाले क्षेत्र में काम करने वालों की आमदनी 90% तक घटी है। पहले जहां वो हर हफ्ते औसतन 2240 रुपए कमा लेते थे, अब वो घटकर 218 रुपए रह गई है हर हफ्ते। सर्वे के मुताबिक शहरों में हर 10 में से 8 लोगों का रोजगार छिन गया है, यानी 80% लोग बेरोजगार हो गए हैं, जबकि गांव के इलाकों में करीब 57% यानी हर 10 में से 6 लोग प्रभावित हुए हैं। सर्वे के मुताबिक सभी जरूरतमंदों को कम से कम अगले 6 महीने तक मुफ्त राशन और कम से कम 2 महीने 7-7 हजार रुपए खाते में देने चाहिए। ये सर्वे के मुताबिक भी है। इसके अलावा टॉमस पिकेटी वो भी कह चुके हैं, राहुल गांधी न्याय योजना की बात कर चुके हैं। कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जो दुनिया के करीब 7 देशों में चल रहा है कि सरकारों की तरफ से पैसा, एम्पावरिंग द कंज्यूमर। ग्रामीण इलाकों में मनरेगा का दायरा बढ़ाए जाने का भी सुझाव दिया है इस सर्वे ने। हम आगे बढ़ रहे हैं। इस सर्वे में वैसे और भी बहुत सी बातें हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, बेशक प्रधानमंत्री मोदी ने भूमि, श्रम, नकदी और कानून सभी पर जोर दिया है, लेकिन जिस तरह नौकरियां जा रही हैं, लेबर लॉज में तब्दीलियां हो रही हैं, ये किस तरह का माहौल क्रिएट करेंगी? क्या इससे जो चरमराई हुई अर्थव्यवस्था है, क्या वो धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए से ही अपने पांव पर खड़ी हो सकती है क्या? देखिए, कोई शॉर्टकट तो नहीं होगा और बहुत जरूरी है कि लेबर लॉज, लैंड रिफॉर्म्स, ये सारी चीजों के ऊपर फोकस हो, पर किस तरीके के चेंज होंगे वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जन विरोधी चेंजेस हों। और अभी हम देख रहे हैं कि बहुत जगह पर, आप उत्तर प्रदेश को ले लीजिए और राज्यों को ले लीजिए, जो कह रहे हैं कि हम सस्पेंड कर देंगे लेबर लॉज को, तो ऐसे में तो लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं, जो श्रमिकों के अधिकार हैं, उनका हनन होने का चांस ज्यादा है। तो ये बहुत जरूरी है कि जब हम आगे बढ़ें और इकोनॉमी को आगे वापस, चाहे आपने जैसे कहा लड़खड़ाते हुए ही पैरों पर खड़ा करें, पर उसकी नींव सही से हम लोग बनाएं। और उसके लिए बहुत जरूरी है, जैसा मैंने पहले भी कहा, इकोनॉमी तभी ठीक तरीके से वापस चल पाएगी जब हम सही तरीके के लॉज लगाएंगे, लेबर लॉज, जो हमारे वर्कर्स हैं उनका ध्यान रखते हुए, और जब हम डिमांड साइड को भी एक तरह से बढ़ा पाएंगे आगे, जो तभी हो सकता है जब लोगों के हाथ में पैसा हो, एक बेसिक मिनिमम इनकम हो। हम देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों की व्यवसाय पूरी तरह से ठप हो गया है। 90% हमारे देश की जो वर्कफोर्स है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करती है और उन सब की नौकरियां आज खत्म हैं। तो उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास बेसिक चीजें खरीदने के लिए, दूध, दवाई, खाना खरीदने के लिए पैसा नहीं है। तो सरकार को जरूरत है कि लोगों की फूड सिक्योरिटी, लोगों का जो हेल्थ सिक्योरिटी है उसका ध्यान रखे। साथ ही में सरकार लोगों को बेसिक इनकम दे, जिससे कि वो अपना भी गुजारा कर सकें और इकोनॉमी का भी उसमें फायदा है। इसीलिए जैसे मैंने कहा, ये तो विन विन प्रोपोजिशन होगी इकोनॉमी के लिए।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंजलि, हमेशा की तरह अपना समय हमें देने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा की जो स्वतंत्रता है या स्वायत्तता कहें, जो फंक्शनल ऑटोनॉमी है, उसको लेकर अंदेशा जताया जा रहा है। राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने 2 किश्तों में द हिंदू अखबार में 2 लेख लिखे हैं। नायडू ने सभी पक्षों से राज्यसभा की स्वतंत्रता की, आजादी की हिफाजत करने की अपील की है। नायडू ने जोर दिया है कि सदन की भूमिका बाधा डालने वाली नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट नहीं है। ये अंदेशा क्यों है? राज्यसभा को लेकर अंदेशा क्यों है? क्या सार्वजनिक तौर पर उपराष्ट्रपति को ऐसा कहने की जरूरत जो पड़ी, इसके पीछे के कारण क्या है? क्या राज्यसभा की स्वतंत्रता पर, आजादी पर किसी तरह का कोई खतरा है? जिस तरह कोरोना संकट में संसद, विधानसभाएं बंद हैं, उसी को देखते हुए शायद नायडू को यह महसूस हुआ हो कि संसद और राज्यों के अधिकारों का हनन हो रहा है, उनके अधिकार उनसे छीने जा रहे हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा की स्थापना 3 अप्रैल 1952 में हुई थी। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, कभी इसका कार्यकाल पूरा नहीं होता। ये स्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। राज्यसभा सांसद का कार्यकाल 6 साल का होता है। किसी सदस्य के इस्तीफा देने पर उपचुनाव होता है, उसके बाकी कार्यकाल के लिए नए सदस्य को चुना जाता है। कहीं कोरोना को लॉ एंड ऑर्डर मेजर की तरह इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा कि धरने प्रदर्शन भी ना हो, संसद भी ना चले, विधानसभाएं भी ना चलें, विरोध की आवाजें भी ना उठें, और मतलब राज्यसभा ही क्यों मतलब रहे। कहीं ये अंदेशा तो नहीं है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का, जो चेयरमैन है राज्यसभा के? जरा सोचिए। कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।